हेलो बच्चों, सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 11/3 को यानी 11 मार्च को होने वाला है क्लास 9 का बोर्ड का एग्जाम। उसका मैथ का मॉडल सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक एक करके मॉडल सेट, किसी सब्जेक्ट का दो करके मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक बार आप उसे भी देख लें। लिंक आपको दोनों का आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं मॉडल सेट नंबर 2। ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल होने वाला है, तो आपका वर्जन कोई भी है उससे मतलब नहीं है, दोनों के लिए ये फ्रूटफुल है, इंग्लिश और हिंदी वाला के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा गया है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या यहाँ पर में पाई ही हो जाएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है और एक तो 3.111 ऐसे करके चलते चला जाता है, इसलिए हम लोग बी को कंसीडर करेंगे। नंबर 2 में है, निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। ए और बी दोनों के बीच स्थित है, तो इस तरह का कभी भी कंडीशन रहता है तो हम लोग मीडियन का फार्मूला यूज करते हैं, यानी a + b/2 का यूज करेंगे। तीसरा नंबर है √7 - 5 और √7 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये अगर ठीक से देखेंगे तो a - b और a + b में दिया हुआ है, मतलब हो जाएगा a² - b² में जाएगा, यानी 7 - 5 2। किसी भी का स्क्वायर निकालेंगे रूट का तो सिर्फ नंबर बचेगा, तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर का डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में, जहां पूछा गया है 125 2/3। 125 कहने का मतलब है 5 का क्यूब, और यहाँ पर मैं देखिए 2/3 दिया है, यानी ये कट गया है। 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है, तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर सी 5 है। इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, इसमें से पूछा गया कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद कभी भी बाई में जो है वो नहीं होता है। अगर बाई में सेम नंबर रहता जो यहाँ पर में है और यहाँ भी है, दोनों अगर डिजिट एक जैसा रहता तो भले हो सकता था। नंबर 6 है, बहुपद 5x + 3 का शून्यक क्या है। आपको शून्यक निकालना है, यानी 5x = -3, यानी x = -3/5 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर मैं दिया हुआ है, तो 6 का नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 7 में, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है px का वैल्यू दिया है x³ x² x + 1, जहाँ p का वैल्यू -1 दिया है। तो सीधा हम लोग यहाँ पर मैं डाल के चेक कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 और यहाँ पर में 1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, यहाँ -1, यहाँ +1, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, यानी 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोले तो 0। 8 नंबर में पूछा गया है 5x² + 5x + 6 का गुणनखंड जो है, आपको गुणनखंड बताना है, ये क्या होगा। तो इसको आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर से निकालेंगे, तो 6 का एलसीएम निकालेंगे 2 × 3, यानी क्या हो जाएगा x² + 2x + 3x + 6। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का नंबर सी हो जाएगा, x + 2 और x + 3। नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है। आपको उस रूप का बताना है जिस रूप में इसका अक्षांश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y का शुरू होगा तो 0 और y, और x का होगा तो 0 और x हो जाएगा। 10 है, बिंदु 3 और 7 की कोटि जो है वो क्या हो जाएगी। तो आपको कोटि पूछा गया है, तो इसका कोटि जो है, कोटि हमेशा सेकेंड नंबर होता है, दैट इज 7 हो जाएगा। इसका जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 11 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + bx by + c से करें और abc का मान करें। तो a का जो वैल्यू हो गया यहाँ 3 हो जाएगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा, और c देखिए इधर है इसलिए 5 को इधर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब आप देखें कि इस तरह का कंडीशन कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कंडीशन सी में दे रहा है। 12 नंबर है, यदि x = 2 और y = 3 है तो 2x + 3y का वैल्यू निकालना है, जहां पर में k का जो मान है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सीधा यहाँ पर करते हैं 2 × 2 + 3 × 3, यानी 4 + 9 = k है, यानी k का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 4 13। इसके बाद 13 नंबर में दिया गया है रैखिक समीकरण 3x - 2y का एक हल है। इसमें से कौन सा इसका हल हो जाएगा, तो इसका हल हो जाएगा नंबर सी। ठीक है, नंबर सी हो जाएगा। ये कैसे किया मैंने, ये आप कमेंट में बताएंगे। 14 नंबर बोला गया है वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सके, जिसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है। तो सिद्ध सारा
प्रमेय यानी थ्योरम में होता है। 15 है दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं, दो गो अलग अलग बिंदु है, इसमें से हम कितनी रेखा गुजार सकते हैं, तो इसमें तो सिर्फ एक ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। 16 है 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। 80 डिग्री का बोला गया है, तो 80 डिग्री मतलब 90 माइनस आप 80 कर दो तो क्या बचेगा 10, तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा 10 नंबर। 17 है नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई एम एन और ओ प्रतिच्छेद करती है, तो पी ओ वाई का वैल्यू जो है वो 90 दिया गया है। यहाँ पर मैं देखिए ये फिगर दिया गया है, ये फिगर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुझसे उन्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमेशा रिपीट होता है, आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो 17 नंबर में आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर मैं सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा नंबर डी। कैसे मैंने निकाला ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, नहीं होगा तो मैं फिर से कर दूंगा। नंबर 18 में पूछा गया है यदि पी के ओ पी इक्वल टू RS है और OPQ का वैल्यू 110 है, QRS का वैल्यू 130 है, तो आपको PQR का वैल्यू बताना है। ये भी एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो हमेशा रिपीट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। ये भी आप बना के दिखाएंगे। नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज सर्वांगन समता की कसौटी यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लेवल में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, तो किसी में ट्रिपल ए जो होगा वो नहीं होगा। नंबर 20 है त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी है, बी का वैल्यू 70 है, तो ए का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह का दिया है ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ठीक है, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, और यहाँ पर मैं बी का अगर 70 दिया है तो इसका भी नो डाउट 70 ही होगा। आपको बताना है कि ए का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो वो देखिए 70 70 140 में से 180 में से 140 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा नंबर ए। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 21 में, जहाँ पूछा कि एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आप सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 5 15 और 15 3 18, 18x इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10, इसको डिवाइड करके। अब सबसे बड़ा कोण का वैल्यू बोला है तो 8 सबसे बड़ा है, 8 × 10 आप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो उस हिसाब से कितना आना चाहिए, क्या लग रहा है 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा नंबर सी, ठीक है, कितना हो जाएगा नंबर सी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या है मैंने 180 किया है तो 180 नहीं, चूंकि चतुर्भुज है तो 360 होगा, तो यहाँ 20 होगा मतलब 160 आंसर आ जाएगा। नंबर 22 है निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, किनके विकर्ण होते हैं, तो समचतुर्भुज के 23 आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो चतुर्भुज होता है वो किस टाइप का होता है, तो उसको हम लोग समचतुर्भुज के नाम से जानेंगे। 24 है आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC का वैल्यू 12 है, AE का वैल्यू 6 है, तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए तो आपको आकृति देखना पड़ेगा, ये रहा आपका आकृति, और यहाँ पर में क्या पूछा गया है, तो किसका वैल्यू बताना है, तो क्षेत्रफल जो है इसका है ये बताना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस बेस के आधार पे। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 25 में, जहाँ पूछा कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार के समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। तो चतुर्भुज और त्रिभुज जब आकृति एक जैसा रहता है और एक ही आधार पर रहता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि एक त्रिभुज में और एक त्रिभुज जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस हिसाब से एक चतुर्भुज बन जाता है। तो इस हिसाब से इसका अगर 12 है तो ये 24 हो जाएगा। 26 है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या कहलाती है, तो ये उसको व्यास बोलते हैं। 27 है वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, तो जीवा द्वारा केंद्र का आंतरिक कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हमेशा 60 का बनाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 28 में, जहाँ पर में एंगल ACB का मान बताना है कि ACB का मान जो है वो क्या होगा, तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर भीतर वाला कोण जो है 50 का है तो ऊपर वाला कोण जो है वो कितना का हो जाएगा, तो वो उसका आधा हो जाएगा, यानी एंगल ACB इक्वल टू हाफ इंटू 50 बोले तो ये सी नंबर यानी 25 हो जाएगा। 29 नंबर आपसे पूछा गया त्रिभुज एबीसी में AB का वैल्यू 6 है, A का वैल्यू 90 है, तो त्रिभुज का रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का योग। कब ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा, जब AB और BC का योग हम क्या देंगे, तो अगर AB और BC का योग आपका 6 हो गया, अगर इसका योग 6 हो गया तो इस तरह का त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 30 में, जहाँ पूछा गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। तो आप इसमें
जो हीरोन का फार्मूला है वो डालेंगे तो वो इससे आपका निकल के आ जाएगा। मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, तो इसका आंसर होना चाहिए 30। आप एक बार इसको बना के जरूर चेक करोगे। 31 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बोला गया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का शायद आपको ना पता हो, √3/4 a² इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए डाल कर देख लेते हैं। √3/4 a² मतलब 2√2, फिर 2√2 हो गया, तो यहाँ से 2 कट गया, तो यहाँ बचा √3 और यहाँ पर मैं सिर्फ बचेगा 2, यानी 2√3 यहाँ पर मैं आना चाहिए। देखिए 31 नंबर का सी नंबर है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी कभी पूछ देता है, जो आपको ध्यान में रखना है। 32 एक शंकु के आधार के व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तिर्यक को चाहिए दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA इसको बताना है, जो हो जाएगा 165। आप फार्मूला डाल के इसको बनाएंगे। 33 है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 है, ऊंचाई 10 है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, तो इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 352 होगा। आप फार्मूला डाल के के चेक करना। 34 से एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इस घन की भुजा जो होगी वो कितनी हो जाएगी? तो ये घन की भुजा का मात्रक जो है वो 6 मात्रक हो जाएगा। 35 है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ भी CSA आपको निकालना है, वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 154। इसमें क्या करेंगे? तो गोले का CSA का फार्मूला जो है वो डालेंगे। 36 है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3 सम संख्याओं का माध्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 3 सम संख्या पूछा गया है, इसलिए हम लोग करेंगे 4। विषम रहता जैसे 2 + 4 + 6 इस तरह से। ठीक, 6 4 10, 2 12 / 3 तो 4 आया। 37 एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी 10 पारी में इतना सारा रन बनाया है। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक क्या है? आपसे बहुलक पूछा गया है। बहुलक में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार 2 3 बार 5 रिपीट हुआ है, यानी सी हो जाना चाहिए। 38 है, 2 7 9 5 6 11 13 8 का माध्यक क्या है? आपको इसका माध्यक बताना है कि इसका माध्यक जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लो। ये हो गया 2, ये हो गया 7, 7 से पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो 2 5, उसके बाद 7 8 9, फिर 11, फिर 13। माध्यक पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इधर से 3 ले लो, इधर से 3 ले लो, जो बीच में बचा वही हो जाएगा आपका माध्यक, मतलब 8 हो जाएगा। एकदम कोई और फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। 39 नंबर है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 600 बार आता है, तो पट आने की प्रायिकता क्या है? 1000 बार उछाले हैं तो 600 आ गया है, तो बचा आपका 400। ठीक है, और पूछा गया है पट आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा नंबर बी। ये कैसे हो जाएगा? तो 400/1000। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसके बाद 40 है, निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता। जब कोई घटना कंफर्म रहता है तो उसका जो प्रायिकता अगर पूछा जाए तो वो हमेशा 1 रहेगा। तो ये था आपका मैथ का सेट नंबर 2। आपको क्या करना है, जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में इसे शेयर कर दें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।